So we'll go ahead with next topic today as usual. Before we go ahead to the next topic, just for a very quick recap, कौन से टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद अ न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. उसी का एक दूसरा नाम है इलास्टिसिटी. तो उसमें सबसे पहले वी हैव सीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. याद है कि इलास्टिसिटी क्या था? तो क्या था इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a body regains its original shape and size after removal of external deforming force is known as elasticity, and the property by virtue of which a body does not regain its original shape and size after removal of external deforming force is known as plasticity. The bodies which show property of elasticity are called as elastic bodies, and the bodies which show property of plasticity are known as plastic bodies. Good. इसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमको इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का स्टडी करना है, तो वी डिफाइन टू पैरामीटर्स नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि बॉडी के अंदर है हम डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते, तो व्हाट वी नो इज ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको तुम अप्लाइड फोर्स बोलते हो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम. सिर्फ डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट. तो स्ट्रेस का ही हमने अल्टरनेट डेफिनेशन बनाया था. इट इज डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. तो इट हैज अ डायमेंशंस ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशंस m1 l-1 t-2 सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ प्रेशर. फिर हमने डिफाइन किया था स्ट्रेन. इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो वो डायमेंशन लेस है, उसका कोई यूनिट भी नहीं है, इट इज जस्ट अ प्योर नंबर. गुड. फिर मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं. पहला टाइप का स्ट्रेस तुम उसको बोलते हो टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस. उस केस में व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी लाइक a wire or a rod, then the associated stress is known as tensile stress or longitudinal stress. Good. तो उस केस में हमने एक वायर लिया था जिसका लेंथ था कैपिटल L, उस पर एक लोड लगाया था, उस लोड ने वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया बाय एन अमाउंट डेल्टा L. लोड मतलब एक वेट होता है mg. तो यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स था वो कौन था? mg. और जो एरिया ऑफ वायर था वो था पाई आर स्क्वायर. तो टेंसाइल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज mg अपॉन एरिया इज पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. फिर हमने डिफाइन किया था टेंसाइल स्ट्रेन. व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, देन द एसोसिएटेड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल बोला है तुमने और ओरिजिनल लेंथ को क्या बोला है? कैपिटल एल. उसके बाद सेकेंड टाइप वॉज वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस. When applied force or deforming force produces change in volume of an object like a cube or a sphere, then the associated stress is known as volume stress or volumetric stress or hydraulic stress. Good. उस केस में हम एक रबर का क्यूब लेते हैं विथ वॉल्यूम V, उसको हम एक लिक्विड में डिप कर देते हैं सो दैट लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड. तो लिक्विड का जो प्रेशर था वो था dp, और इस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम हो गया कम. कितने से कम हुआ? dv से. तो व्हाट इज न्यू वॉल्यूम? v माइनस dv. उस केस में वॉल्यूम स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बनता है इट इज जस्ट dp, चेंज इन प्रेशर. और जो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है ऑफ कोर्स इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू दैट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, वो होता है माइनस dv बाई v. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. फिर थर्ड टाइप का हमने देखा था स्ट्रेस विच इज कॉल्ड एज shear stress. अब shear stress में when applied force or deforming force produces change in shape of a body, then the associated stress is known as shear stress, shearing stress. उस केस में हमने एक क्यूब लिया था ABCD EFGH नाम दिया था उसको, उसका बेस हमने फिक्स कर दिया था ABCD, बॉटम वाज फिक्स्ड एंड देन वी अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स टू द अपर सरफेस. तो उस टेंजेंशियल फोर्स ने जो क्यूब था उसको क्या बना दिया था? पैरेललोपिपेड. गुड. तो हमने उस केस में जो शेयरिंग स्ट्रेस था वो डिफाइन किया था. इट इज द रेशियो ऑफ
tangential applied force to that of area Ft by A, and then shearing strain is defined as change in shape upon original shape. लेकिन हम लोग change in shape कैसे बताएंगे? क्यूब का पैरेलल पेपर बन गया ऐसा तो नहीं बोल के चलेगा ना, तो हमने shearing strain का definition ही change कर दिया था. It was defined as the relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer. Good. वो हमारा आया था, अगर याद होगा तो, एच एच डैश अपॉन एच ए, ई डैश अपॉन ए डी, एफ एफ डैश अपॉन एफ सी, जी जी डैश अपॉन जी बी. मतलब बेसिकली ये जो आपका साइड शिफ्ट हुआ, तो ये शिफ्ट इज डेल्टा एल विच इज एच एच डैश या फिर जो भी नाम दो, ई डैश, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो था एल, विच इज बेसिकली एच ए, ई डी, जी बी, एफ सी. और ये एंगल बनता है थीटा. मैं जानबूझ के कुछ लिख नहीं रहा यहाँ पे, अभी वापस से ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा तुमको याद होना चाहिए. ये पूरा चैप्टर 1 आवर का काम है, 1 घंटा खत्म. तो ऐसे नोट्स या फिर थियरी तुम्हारे दिमाग में प्रिंटेड चाहिए ये. तो वो डेल्टा एल बाई एल लिखा था हमने शेयरिंग स्ट्रेन को, वो था tan थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो tan थीटा बन जाता है थीटा. तो यहाँ तक का पूरा स्टोरी था, जिसके लिए हम लोगों ने 1 आवर 20 मिनट स्पेंड किया था. आज हमने 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लिया. तो नाउ विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हुक्स लॉ. Hooke's law, and we will start with statement of Hooke's law. It states that within elastic limit. अब ये elastic limit क्या है मैं तुमको Hooke's law के आखिरी में बताऊंगा, बट अभी पहले समझ लो within elastic limit मतलब elastic limit के अंदर, within elastic limit stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Directly proportional to strain. तो within elastic limit stress is directly proportional to strain. तो जब मैं proportionality का साइन हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट लिखूंगा यहाँ पे. क्या लिखूंगा? एक कांस्टेंट. गुड. तो ये जो कांस्टेंट है, this constant is known as modulus of elasticity. क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो याद रखना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कुछ नहीं है, स्ट्रेन को वहां शिफ्ट कर दिया. तो दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. Thus you can say the ratio of stress to that of strain is a constant, and this constant is known as modulus of elasticity. बराबर. और ये जो modulus of elasticity है, इसके जो SI यूनिट होंगे, क्योंकि as you can see ये modulus of elasticity is a ratio of stress upon strain. स्ट्रेस क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन क्या है? यूनिटलेस. तो इसके यूनिट भी क्या आ गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर के, स्ट्रेस के और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीनों के यूनिट्स क्या है? सेम. तो तीनों के डायमेंशन भी क्या आएंगे? सेम. तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस बताओ तो क्या आएंगे? m1 l-1 t-2. तो डायमेंशंस भी क्या आएंगे? सेम. पक्का पक्का? गुड गुड. श्योर. तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. तो कांस्टेंट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दैट ऑफ स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. उसके ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस क्या है? m1 l-1 t-2. नाउ इमेजिन, थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे लगने वाला है हमको. तो लेट अस इमेजिन कि हमने ऐसा किया, हमने एक वायर लिया, सम वायर, उसको एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया, और उस वायर के नीचे, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब क्या होता है. एग्जांपल, मैंने उस वायर के नीचे लोड लगाना चालू किया. जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा. लोड मतलब फोर्स. व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया? स्ट्रेस. तो मैं जब लोड बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं क्या बढ़ा रहा हूँ पता है? स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ. और जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इलांगेशन. इलांगेशन मतलब कौन? स्ट्रेन.
इलोंगेशन मतलब चिन्ह होता है ना, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। तो जितना ज्यादा लोड होगा, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा करूं कि मैं स्ट्रेस बढ़ाता जाऊं और अगर मैं स्ट्रेन बढ़ाता जाऊं, तो and if I increase the stress, what will increase? Strain. And if I plot, I get a straight line passing through origin. और मिलना भी चाहिए, क्यों? You see, stress equal to तुमने क्या लिखा, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और ये तुमने y एक्सिस पे प्लॉट किया, हाँ कि ना? और स्ट्रेन तुमने कहाँ प्लॉट किया, और ये ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब ये क्या फॉर्म है, y इक्वल्स टू, तो y मतलब स्ट्रेस, x मतलब स्ट्रेन, तो कांस्टेंट मतलब क्या, m मतलब कौन, स्लोप, और ये स्लोप मतलब कौन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ, रेशियो तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया ना, अभी ग्राफ से बता रहा हूं मैं आपको। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ, is the slope of stress strain graph, stress strain graph। तो अगर मैं y एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट करता हूँ, x एक्सिस पे स्ट्रेन प्लॉट करता हूँ, तो वो जो तुमको ग्राफ मिलेगा उसका जो स्लोप है वो कौन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। कौन है वो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा था, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, देखो आइडियली स्पीकिंग, चलो ये भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, बेटर ऑफ। इमेजिन हमारे पास एक 10 मीटर लंबा वायर है। इमेजिन उसके नीचे मैं लोड 1 केजी से बढ़ाता जा रहा हूँ। तो पहले मैंने जब 1 केजी का लोड लगाया, तो मान लो 10 का 11 हो गया लेंथ। तो लेंथ कितने से बढ़ा, 1 मीटर से। नाउ इमेजिन मैंने लोड को 2 केजी कर दिया, 2 केजी कर दिया और लेंथ हो गया 12 मीटर। मैंने लोड को 3 केजी कर दिया, लेंथ हो गया 13 मीटर। 4 केजी कर दिया, कितना हो गया, 14 मीटर। मतलब पर केजी के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 मीटर। करेक्ट। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा एलोंगेशन होगा। लेकिन एक स्टेज ऐसा भी आता है कि तुमने लोड थोड़ा सा ही बढ़ाया लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा चेंज हो गया, मतलब उस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, फिर ये क्या होगा, बेंड होने लगेगा, कर्व होने लगेगा। क्या होगा, ये कर्व। ये आगे सीखोगे इसी चैप्टर में तुम। लेकिन फिलहाल हमको इलास्टिक लिमिट डिफाइन करना था। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट ये स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू होता है। किसका, स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू होता है, अप टू विच स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये लिखते हो कैसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते आपको, स्ट्रेस इज द मैक्सिमम, सॉरी, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे इलास्टिक लिमिट is the maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain। तो stress is directly proportional to strain का मतलब ही है वो straight line है। क्या है वो, straight line। तो अभी हर एक बुक का अपना अपना लिखने का तरीका होता है, समझना तो अपने ऊपर है। You have to understand what they are trying to tell you। So remember the maximum value of stress। तो इलास्टिक लिमिट ये स्ट्रेन का वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है, स्ट्रेस का। और कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन is known as elastic limit, is known as elastic limit, is known as elastic limit। तो यहां तक क्लियर, व्हाट इज हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, मतलब वो कांस्टेंट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दैट ऑफ स्ट्रेन। और अगर ग्राफ से फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करोगे, स्लोप। और हमने इलास्टिक लिमिट कैसे डिफाइन किया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि स्ट्रेस के 3 टाइप थे, स्ट्रेन के भी 3 टाइप थे, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके भी 3 टाइप है।
तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो रिमेंबर, सिंस वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन करता हूँ तो एक मॉड्यूलस बनता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन करता हूँ तो दूसरा मॉड्यूलस बनता है, और अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन लेता हूँ तो तीसरा मॉड्यूलस बनता है। तो तीन टाइप ऑफ स्ट्रेस, तीन टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो तीन टाइप ऑफ मॉड्यूलस आल्सो। उसमें से पहला है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे y से। और बाय द वे एक चीज याद रखना, जो लिखने का तरीका है ना, मैंने जैसे तुमको पहले पढ़ा था कि टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, मैंने लगभग लिखने का तरीका सेम रखा, क्योंकि चैप्टर ऐसा है 2 या 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, बाकी सब अपने आप लिखते आएगा। तो वापस से यंग्स मॉड्यूलस या अगला मॉड्यूलस या उसका अगला मॉड्यूलस, मेरा नोट्स बनाने का तरीका एकदम सेम है, सिंप्लीफाइड है, तो यहाँ पे भी उसको वैसा ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, यंग्स मॉड्यूलस में इट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विथ चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी लाइक अ वायर और अ रॉड इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। तो रिमेंबर, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, the modulus of elasticity associated with change in length, of a body, of an object like a wire or a rod is known as Young's modulus, इसका और एक नाम भी है, इसको बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। इट इज ऑल्सो नोन एज elasticity of length, then it is defined as the ratio of which stress upon which strain? Tensile stress upon tensile strain. So it is defined as the ratio of tensile stress to that of tensile strain, अब इसका फॉर्मूला तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले यू नीड टू नो कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, इट इज डिफाइंड एज, हमने डिफाइन किया, मतलब यंग्स ने डिफाइन किया। अब ये डिफाइन करना क्यों है? तो एक वापस एक एग्जांपल लेता हूँ, वही वायर का एग्जांपल लेता हूँ, या तो वैसे भी चेंज इन लेंथ की बात हो रही है तो बेटर ऑफ। तो इमेजिन मेरे पास एक स्टील का वायर है और मेरे पास इमेजिन एक रबर का वायर है। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है, ओरिजिनल लेंथ, और दोनों के नीचे मैंने 1 kg का लोड लगा दिया, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से मटेरियल के लिए ज्यादा लेंथ चेंज होगा? रबर, करेक्ट। इसका मतलब रबर ये चेंज इन लेंथ को कम अपोज करता है और स्टील ये ज्यादा अपोज करता है। तो यंग्स मॉड्यूलस हम डिफाइन ही इसलिए करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मटेरियल चेंज इन लेंथ को कितना अपोज कर रहा है, क्योंकि इन एनी केस जब तुम दो वायर के ऊपर लोड लगाओगे तो दोनों के केस में मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब पार्टिकल्स जो है, उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जब पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ता है तो अंदर क्या डेवलप होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टील के केस में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज्यादा डेवलप हुआ, इसलिए लेंथ कम चेंज हुआ, और रबर के केस में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम डेवलप हुआ, इसलिए लेंथ ज्यादा चेंज हुआ। तो ये जो यंग्स मॉड्यूलस की बात कर रहे हो, इट इज द मेजर ऑफ किसका मेजर? इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ। तो मटेरियल चेंज इन लेंथ को कितना अपोज कर रहा है उसका ये मेजर है। तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमको क्या बताती है? इट टेल्स अस कि कौन सा मटेरियल चेंज इन लेंथ को
कितना अपोज करता है। तो याद रखना, इट इंडिकेट्स और इट मेजर्स द अपोजिशन, इट इंडिकेट्स और इट मेजर्स द opposition offered by a material to the change in its length, अभी ये भूलना नहीं, अभी इतना याद रखना। तो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी associated with change in length of a body like a wire or a rod. It is also known as elasticity of length. It is defined as the ratio of tensile stress to that of tensile strain. वो measure क्या करता है? It measures the opposition offered by a material to change in its length. जब हम लोग एक वायर का लेंथ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो मटेरियल, वायर का मटेरियल कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलते हो? यंग्स मॉड्यूलस। तो रिमेंबर, यंग्स मॉड्यूलस का बेसिक फिजिकल मतलब ये है, इट टेल्स यू हाउ मच इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। अब जैसे तुमने बोल ही दिया, इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो अभी वो यूज भी करेंगे। अब वो यूज करेंगे और एक फॉर्मूला बनाएंगे मैथमेटिकली। अभी ये तो थ्योरेटिकल हो गया, मैथमेटिकली यंग्स मॉड्यूलस का एक फॉर्मूला चाहिए। तो फिर हम व्हाट वी विल डू इज, हम एक ले लेंगे रिजिड सपोर्ट। ऑफ कोर्स जो रिजिड सपोर्ट है, वहां से एक वायर को कर दिया हमने सस्पेंड, और जो वायर सस्पेंड किया इसका इनिशियल लेंथ है लेट अस से L, ये इनिशियल लेंथ था L, और इसके नीचे मैंने एक लोड लगा दिया, लोड मतलब mg वेट, इसके नीचे मैंने एक लोड लगा दिया mg। देन उसके बाद अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, जब तुम एक लोड लगाते हो तो क्या होता है? अरे लोड लगाओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब लेंथ चेंज हुआ। ये था उसका ओरिजिनल लेंथ, ये है उसका चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि यू हैव टू एक्सप्लेन। सिर्फ हमको पता है, सबको पता है, तुमको सबको समझ में आता है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन। अभी एग्जामिनर को कैसे समझेगा कि तुमको समझा है? तो थोड़ा बहुत डायग्राम्स, और ऊपर से डायग्राम्स के बाद ना इट बिकम्स इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू मेक फॉर्मूलाज ऑल्सो। तो कंसिडर अ वायर सस्पेंडेड, कंसिडर अ वायर, कहां से सस्पेंड किया? कहां से सस्पेंड किया? सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि क्या करना, सारे पैरामीटर्स जो यूज करने उसका लिस्ट बना के छोड़ देना। व्हाट इज कैपिटल एल? ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब लोड कौन है? mg है। इसको तुम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हो, इसको तुम अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हो। उसके बाद r कौन है? r रेडियस ऑफ वायर, r इज रेडियस ऑफ वायर। तो a विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर विच विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद ये जो तुमने लोड लगाया उसने क्या प्रोड्यूस किया? एक्सटेंशन, तो दैट इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। बस इतना सफिशिएंट है, डन, गुड। अब आ जाते हैं हम हमारे डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस पे। सो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो? डू यू नो दैट यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। And do you remember tensile stress was force upon area? याद है क्या? और टेंसाइल स्ट्रेन क्या था? डेल्टा एल अपॉन एल, ये एल गया ऊपर, तो क्या बन गया? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। पक्का पक्का? व्हाट इज एफ हियर? एम जी। व्हाट इज ए हियर? पाई आर स्क्वायर। तो आ गया फॉर्मूला, सिर्फ कई जगह पे डेल्टा एल को स्मॉल एल बोला है, बन गया फॉर्मूला। तो एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ये बन गया किसका फॉर्मूला? यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस
Young's modulus is the modulus of elasticity associated with change in length. It is also known as elasticity of length. It is defined as the ratio of टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. तो हमने एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर को सस्पेंड कर दिया जिसका ओरिजिनल लेंथ कितना था L. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था पाई आर स्क्वायर. उसके नीचे लोड लगा दिया mg विच इज F. उसने क्या प्रोड्यूस किया एक्सटेंशन मतलब एलोंगेशन. तो कितना एलोंगेशन हुआ डेल्टा L. तो यंग्स मॉडुलस Y इज टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा L बाय L. वो L गया ऊपर तो FL अपॉन FL अपॉन A डेल्टा L. लेकिन A क्या है F क्या है mg. तो ये आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस पक्का. और ऊपर से ये टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है. तो इसका डायमेंशंस भी क्या आएंगे m1 L-1 T-2 और इसके यूनिट्स क्या आएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पक्का. तो ये हो गया आपका पहले टाइप का मॉड्यूलस. अब हमको देखना है दूसरे टाइप का मॉड्यूलस. एंड एज आई टोल्ड यू इट इज टू सिंपल. ये चैप्टर इतना सिंपल है कुछ भी नहीं है. ओके तो अगला टाइप इसको बोलते हो बल्क मॉड्यूलस. क्या बोलते हो बल्क मॉड्यूलस. तो सेकेंड टाइप का जो मॉड्यूलस है दैट इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस. और बल्क मॉड्यूलस को हम डिनोट करेंगे. पहले तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस. और जो बल्क मॉड्यूलस है इसको हमारे टेक्स्ट बुक में के बोला है और सीबीएसई के बुक्स में बीटा बोला है. तो मैं इसके आगे से बीटा ही यूज करने वाला हूँ एज अ जनरल नोटेशन सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इफ आई चेंज द नोटेशन लेटर. तो के या फिर बीटा डिपेंडिंग ऑन बुक टू बुक. तो डिफाइन कैसे करोगे द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम. क्योंकि ये रेशो किसका है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है वॉल्यूम. सो द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी like what like a cube or a sphere is known as which modulus bulk modulus. Simple. The modulus of elasticity associated with change in volume of a body like a cube or a sphere is known as bulk modulus. Good, very good. Then it is also known as elasticity of volume. It is defined as the ratio of volume stress to that of volume strain. As that of volume stress to that of volume strain. जैसे यंग्स मॉड्यूलस हमको ये बताता है जब हम एक बॉडी का लेंथ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो मटेरियल कितना अपोज कर रहा है टू चेंज इन लेंथ वो बताता है यंग्स मॉड्यूलस. वैसे ही अगर मैं एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो वो मटेरियल उस चेंज इन वॉल्यूम को कितना अपोज कर रहा है वो बताने के लिए हमको कौन बताएगा वो. तो it indicates the opposition offered by material to change in its volume. सिंपल. गुड. उसके बाद हमने क्या किया था डायग्राम ड्रॉ किया था फिर हमने पूरा पैरामीटर्स का एक लिस्ट बना के छोड़ दिया. यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे. यहाँ पे भी क्या करेंगे हम बोलेंगे पहले हमारे पास एक क्यूब है रबर का क्यूब है. तो हमारे पास एक रबर का क्यूब है. तो वी हैव अ रबर क्यूब. इसको हमने एक लिक्विड में जैसे कि वाटर में डिप कर दिया. तो पहले इसका वॉल्यूम था V. अभी ये जो वाटर है इसने हर साइड से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया. फ्रॉम ईच साइड द चेंजिंग प्रेशर इज सेम. और इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से वॉल्यूम कम हो गया. कितने से कम हो गया dV से. तो व्हाट इज न्यू वॉल्यूम V माइनस dV. तो कंसिडर अ रबर क्यूब inside a liquid let V be the original volume.
उसके बाद डीपी बी द एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस बराबर ना? हाँ सही है। ये एक्सेस का मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता? बोलोगे एक्सेस 125 135 सुजुकी एक्सेस, वो एक्सेस नहीं। उस एक्सेस का मतलब होता है यू हैव परमिशन टू यूज समथिंग, जैसे यू हैव एक्सेस टू कम इनसाइड, यू हैव एक्सेस टू यूज लाइब्रेरी, you have access to use app, that is that access, this access is extra। तो उधर वो excess pressure, extra pressure, excess pressure, it is dp excess pressure due to liquid। और इसकी वजह से क्या हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, इतना ही चाहिए हमको, सफिशिएंट है। फिर अगर आपको याद होगा, वैसे याद नहीं भी होगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, आप तो डिफाइन किया हमने। बल्क मॉड्यूलस, व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? रेशो ऑफ, किसका रेशो? वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट। इसको मैंने अभी बोला ना बीटा, और याद है क्या वॉल्यूम स्ट्रेस क्या था? डीपी, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या था? माइनस डीवी बाय वी, तो वी गया ऊपर, ये बन गया आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? बल्क मॉड्यूलस का। किसका? बल्क मॉड्यूलस का। फिर क्योंकि ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ये भी क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या आएगा? हाँ सेम, मतलब क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सेलेंट। और यूनिट, सॉरी डायमेंशंस, m1 l-1 t-2, गुड। अब सिर्फ रिलेटेड टू बल्क मॉड्यूलस हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर डिफाइन करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सी बहुत सिंपल है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल लोगे उसको क्या बोलोगे? कंप्रेसिबिलिटी। सो it is defined as the reciprocal of bulk modulus, it is defined as the reciprocal of, bulk modulus, good। तो C is 1 by beta, what is beta? VdP by dV, तो ये क्या हो जाएगा? dV by VdP। हाँ मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस साइन जस्ट इंडिकेट्स कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? dV by VdP। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का उल्टा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। और इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? उसके क्या थे? m1 l-1 t-2, तो m-1 l1 t2 हो जाएगा ना वो? पक्का पक्का? गुड श्योर। मैंने क्या पूछा? डायमेंशंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताओ। m-1 l1 t2, क्योंकि ये सिर्फ किसका रेसिप्रोकल है? बल्क मॉड्यूलस का। तो जो पावर से जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दो, वहां पे m1 l-1 t-2 था, यहाँ पे हो जाएगा m-1 l1 t2। ओके पक्का गुड। अब मैं पहले से तुमको बता देता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप 12th के बाद अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में गए अगर, अच्छे, तो उस अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, कंपलसरी होता है। और वो प्रैक्टिकल्स के बाद नॉर्मली सिस्टम ये है कि तुमने आज प्रैक्टिकल किया है, विच इज लाइक टुडे सैटरडे, वैसे डोंट वरी सैटरडे वहाँ छुट्टी होती है, तो जिस दिन भी तुम प्रैक्टिकल करोगे उसका नेक्स्ट वीक यू अगेन हैव टू गो टू द सेम लैबोरेटरी एट द सेम टाइम स्लॉट। फिर आपको आइडियली प्रोफेसर पूछता है, अच्छा लास्ट वीक तुमने एक्सपेरिमेंट किया? हाँ। राइटअप लिख के आए, जिसको तुम जर्नल बोलते हो आज, उधर ऐसा हर एक प्रैक्टिकल का तुमको राइटअप लिख के जाना पड़ता है। फिर तुमने बोला हाँ, फिर बोलेंगे आओ बैठो, फिर होगा तुम्हारा वाइवा, हर एक प्रैक्टिकल का, जिसको तुम वाइवा बोलते हो तो ओरल्स बोलते हो। और उसमें फिर जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो,
तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी है जिसमें तुमको कंप्रेसिबिलिटी मेजर करना है एक लिक्विड का, है वो तुमको आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको आगे लगने वाला है। तो फिर तुमसे पूछ लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। डेफिनेशन तो पता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अभी तो तुमको यूनिट ऑफ डायमेंशन भी मिल गया, फॉर्मूला भी पता है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? तो उसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि अल्टीमेटली हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, हम जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर रख रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर। तो अगर मैं प्रेशर 1 पास्कल से चेंज करता हूँ, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से चेंज करता हूँ, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। नाम है ये कंप्रेसिबिलिटी, हाउ मच द सब्सटेंस विल बी कंप्रेस्ड if we change or if we increase the pressure by 1 unit मतलब 1 पास्कल। तो कंप्रेसिबिलिटी देखो लिखा है, पढ़ो तुम, मेरे लिए खुद ही पढ़ लो, आखिरी में लिखा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इट इज फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। तो मैं अगर 1 पास्कल से प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। तो पता होना चाहिए, छोटे छोटे चीजें हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर डिफाइनिंग, डिफाइन करने का पर्पस है। तो इफ आई टेक 2 मटेरियल्स, लेट अस से अगेन अ रबर एंड अ स्टील, अगर मैं रबर पे और स्टील पे दोनों पे 1 यूनिट मतलब 1 पास्कल से प्रेशर चेंज करता हूं, तो किसका ज्यादा कंप्रेशन होगा? रबर का होगा, सिंपल। तो अभी नेक्स्ट टाइप का हमारा मॉड्यूलस है, कौन है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो थर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सब कुछ नाम में ही है, इट इज जस्ट दैट कि तुमको इंग्लिश के कुछ थोड़े से वर्ड्स पता होने चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी, हार्ड बॉडी तो नहीं बोल सकते तुम अभी, हार्ड तो ठीक है, रिजिड का मतलब ही हार्ड है, सिनोनिम है वो, समानार्थी। तो वो तो ठीक है, बट रिजिड मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे तुम कितना भी फोर्स लगा लो उसका शेप चेंज नहीं होता। अगर याद होगा तो तुमको लॉज ऑफ मोशन में बताया था जब हम लोगों ने टॉर्क डिफाइन किया था। तो यहाँ पे रिजिडिटी बोलने का मतलब ही है इट इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप, रिलेटेड टू चेंज इन शेप। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, किससे? ईटा से। अब हाउ विल यू डिफाइन? इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी लाइक अ क्यूब। वैसे अभी लाइक अ क्यूब हटा देता हूं मैं, सम बॉडी। तो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन shape of a body is known as modulus of rigidity, modulus of rigidity. Okay, simple. The modulus of elasticity associated with change in shape of a body is known as modulus of rigidity. Okay, it is also known as elasticity of shape. It is defined as the ratio of shearing stress to that of shearing strain. अभी इससे क्या ही और सिंपल करे, इससे क्या सिंपल हो सकता है? इट इज ऑलरेडी मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में तुमको बता दिया है। मैं बोलता रहा हूँ ये पूरा चैप्टर 1.5 आवर मैक्सिमम, तो एक लेक्चर में खत्म कर देता है ये। बट आई एम गोइंग लिटिल स्लो सो दैट यू रिमेम्बर, घर पे जाके वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है इस चैप्टर को। यू आर डन, एवरीथिंग इज हियर, खत्म, क्लास के अंदर ही हो गया। एक ही चीज को बार बार लिखना है, वर्ड्स चेंज करने हैं। शेप चेंज हो रहा है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बल्क मॉडुलस, लेंथ चेंज हो रहा है तो यंग्स मॉडुलस। जैसे यंग्स मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ और इट इंडिकेट्स the position offered by a material to change in its length, वैसे यहाँ पे it indicates the position offered by a material to change in its
shape, in its shape. गुड, सिंपल. उसके बाद क्या किया था, डायग्राम्स. तो यहाँ पे भी वही, हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब का हमने एक फेस बॉटम क्या कर दिया, फिक्स, और अपर सरफेस पे हमने क्या लगाया, टेंजेंशियल फोर्स. क्या लगाया, टेंजेंशियल फोर्स. तो वो जो क्यूब था वो क्या बन गया, पैरेललोपिपेड. फिर वही यहाँ पे भी वही स्टोरी है फिर. तो ऐसा है, हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है. इस क्यूब का कुछ नामकरण कर देंगे. तुम्हारे पास भी नाम है ना, हाँ, तो इसको भी बेचारे को नाम दे देते हैं, खुश हो जाएगा ये. ए बी सी डी ई एफ जी एच. एंड देन हमने इसका बेस कर दिया फिक्स. तो वी विल फिक्स इट्स बेस. मतलब कुछ ग्लू व्लू लगा देंगे, फेविकॉल. ओके, हाँ, फेविक्विक एनीवेज. और फिर इस पर क्या अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स. टेंजेंशियल फोर्स होता है ग्रेजिंग फोर्स, जो सरफेस को टच करके जाता है. और ये टेंजेंशियल फोर्स हमने लगाया तो बॉटम को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स क्या हुए, शिफ्ट. क्या हुए, शिफ्ट. क्योंकि सिर्फ एक ही तो था जो फिक्स था, बाकी के जो होंगे वो शिफ्ट होंगे. तो शिफ्ट हुआ तो इसका नया शेप क्या बन गया, पैरेललोपिपेड. पैरेललोपिपेड में हर एक साइड क्या होता है, पैरेललोग्राम. तो ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है. तो ये ई कहाँ आ गया, ई डैश. एफ कहाँ शिफ्ट हो गया, एफ डैश. जी कहाँ हो गया, जी डैश. एच कहाँ हो गया, एच डैश. और या अभी थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम हो गया सब, अब थोड़ा सा समझा देते हैं. तो कंसीडर, क्या कंसीडर, अ क्यूब. कंसीडर अ क्यूब A B C D E F G H whose base, bottom, कौन सा बॉटम, A B C D is fixed. उसके बाद हमने क्या किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया. लेट Ft be a tangential force. Tangential force applied to the top surface. To the top surface. अभी top surface का नाम मैं नहीं लिखने वाला, मुझे कंटाला आया लिखने का. तो it is top surface, some name, वहां पे tangential force लगा दिया तुमने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, शेप चेंज हुआ. So let Ft be the tangential force applied to the top surface. Therefore, the shape of cube A B C D E F G H changes to क्या, पैरेललोपिपेड. पैरेललोग्राम मत बोल देना, पैरेललोग्राम 2 डायमेंशनल होता है. पैरेललोपिपेड. ए बी सी डी ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश. हो गया, गुड. और ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं नाम दे दूंगा डेल्टा एल. और जो ओरिजिनल लेंथ था इसको क्या बोल दिया, एल. तो रिमेंबर व्हाट आई हैव जस्ट डन इज, ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था एक लेयर का उसको बोला है डेल्टा एल, उसको क्या बोल दिया है, एल. सिंपल. तो साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब इज एल. गुड, हो गया. तो अभी फिर हमने क्या करना है, इसके बाद फॉर्मूला बनाना. फॉर्मूला कैसे बनाओगे, डेफिनेशन से. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन अभी हमने क्या बोला, विच स्ट्रेस अपॉन विच स्ट्रेन, shearing stress upon shearing strain. So we know that modulus of rigidity is equal to shearing stress upon shearing strain. What is shearing stress by definition, Ft by A. What is shearing strain, delta L by
L, relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer, तो डेल्टा एल बाई एल। लेकिन डेल्टा एल बाई एल अगर इसको थीटा मानता हूँ तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड वो क्या होता है, tan थीटा। तो ये कौन है, tan थीटा। ये कौन है, tan थीटा। ओके, तो इसको पहचानो कहाँ से आया है ये कौन। ये tan थीटा है। कौन है ये, tan थीटा। और उसमें भी अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हुई तो tan थीटा को भी क्या लिखोगे, थीटा। तो इट इज एफ टी बाई ए थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। हो गया, फॉर्मूला बन गया, दैट इज ईटा इज एफ टी अपॉन ए थीटा। पक्का पक्का। तो ये हो गए तुम्हारे कितने टाइप के मॉड्यूलस, 3। यंग्स वे अरे 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 रुको जरा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन फॉर्मूला बताओ, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। क्योंकि अल्टीमेटली तो यूज करना है ना हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बल्क मॉड्यूलस बीटा माइनस वी डीपी बाई डीवी। कंप्रेसिबिलिटी उसका उल्टा डीवी बाय वी डीपी, माइनस साइन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एफ टी अपॉन ए थीटा। डन। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है पॉइजॉस रेशो। कौन सा रेशो, पॉइजॉ। वो पॉइजन नहीं है, वो पॉइजॉ है, पॉइजॉ, पॉइजॉस रेशो। कौन सा रेशो, पॉइजॉस रेशो। सिग्मा से डिनोट किया ना इसको, हाँ पक्का पक्का। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, क्योंकि एफ यू डबल एन वाई इज फनी एंड एफ यू डबल एन वाई इज ऑल्सो फनी। हाँ वैसा वीयू का प्रोनाउंसिएशन वैसे ही है ना, ये एन साइलेंट है, क्या है फिर लिखा क्यों, इसलिए बोला ना इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। नाइफ में कौन साइलेंट है, तो वैसे यहाँ पे कौन साइलेंट है, एन। तो ये पॉइजॉ है, पॉइजन्स रेशो नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइजन नहीं है, इट इज पॉइजॉस रेशो। कौन सा रेशो, पॉइजॉस रेशो। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो अभी पहले समझ लेते हैं कि पॉइजॉस रेशो मतलब क्या। तो अब थोड़ा सा चीज़ों को और हम डिटेल में समझेंगे। अब तक मैं बोल रहा था कि एक वायर है या फिर रॉड है, उस पर मैंने अगर स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया, एक फोर्स लगा दिया, तो तुमने बोला क्या चेंज हुआ, लेंथ। लेकिन तुमको ये नहीं लगता क्या लेंथ के साथ साथ, लेंथ बढ़ने के साथ साथ थिकनेस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब व्हेनेवर अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देयर इज नंबर 1 चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि अगर चेंज इन साइज मतलब अगर मैं वायर को, एक रॉड को स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में चेंज इन साइज हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है। लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, थिकनेस कम। थिकनेस कम मतलब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर। तो ड्रॉ करके बता देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझेगा आपको। तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे, यू विल। घर से फोन आ रहा है आपके, कॉल कर लो। तो इफ यू हैव अ रॉड, ओके, नाउ इमेजिन हमारे पास एक रॉड है एंड इफ वी अप्लाई अ फोर्स हियर, सम फोर्स हियर F, फोर्स ऑफ इलॉन्गेशन, डेफिनेटली लेंथ बढ़ने वाला है, नो डाउट अबाउट इट, लेंथ तो बढ़ेगा। लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ साथ थिकनेस क्या होगा, कम होगा। तो रिमेंबर जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में तो साइज चेंज हुआ ही, लेकिन उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी साइज क्या हो गया, चेंज। क्या हो गया, चेंज। तो मैंने स्टार्ट ही यहां से किया, देखो क्या बोला है वहां पे, क्या बोला है, अरे when a force is applied to a body along any direction, so when a force is applied
is applied to a body along any direction, there is number one change in size along the direction of force. Change in size along the direction of force. Number two, change in size along a direction perpendicular to the force. Perpendicular to the force. पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। अब इसका मतलब ये होता है कि जब मैंने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ डायमीटर क्या हुआ, कम। सो विच मीन्स इफ अ स्ट्रेचिंग फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट लाइक अ रॉड, the length increases but diameter decreases. So when a stretching force is applied to an object like a rod, its length increases, but what decreases? Diameter decreases. अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। अब ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? आप स्ट्रेन तो बोलते हैं, कौन से टाइप का स्ट्रेन बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिमिलरली चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर को बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हुआ उसको क्या बोलते हो? लैटरल स्ट्रेन। तो जैसे मैंने यहाँ बोला कि मैंने स्ट्रेचिंग फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट लाइक अ रॉड, इट्स लेंथ इंक्रीजेस बट डायमीटर डिक्रीजेस, व्हिच मींस कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अकेला नहीं आया, वो किसको लाया? लैटरल स्ट्रेन को। सो इट मींस दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय लैटरल स्ट्रेन। अब पहले लैटरल स्ट्रेन डिफाइन करना पड़ेगा, फिर वो डिफाइन कैसे करोगे? स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया? चेंज इन लेंथ अपॉन, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कौन था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन डिफाइन कैसे करोगे? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो पहले डिफाइन करते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो रिमेंबर, लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज change in diameter per unit। अरे अपॉन मतलब पर यूनिट कौन? ओरिजिनल डायामीटर। और जब चेंज इन डायामीटर बोलते हो तो एक चीज और समझ लो, जितना डायामीटर एंड रेडियस दे आर बेसिकली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हाट इज डायामीटर? रेडियस बाय 2। तो जब मैंने बोला लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायामीटर, मतलब मैं ये भी बोल रहा हूँ इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेडियस पर यूनिट ओरिजिनल रेडियस। पक्का? क्योंकि डायामीटर में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज किसमें होगा? रेडियस में होगा। श्योर श्योर। तो व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन? चेंज इन डायामीटर या फिर चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल डायामीटर या फिर ओरिजिनल रेडियस, मतलब चेंज इन डायामीटर पर यूनिट। Therefore remember अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहा हूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ साथ कौन आ रहा है? हाँ, तो therefore remember लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ कौन आया? लैटरल। सो therefore लैटरल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन is always accompanied, दोनों एक ही बात है। अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो डायमीटर कम होगा। उल्टा सोचो, अगर मैं डायमीटर कम करूंगा तो लेंथ बढ़ेगा।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑलवेज एक्कम्पनीड विथ लैटरल स्ट्रेन बोल रहे हो या उल्टा बोल रहे हो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑलवेज एक्कम्पनीड, तुम लोगों जैसा ही है। कहीं जाना है अकेले नहीं जाते, दोस्त को साथ में लेके जाते हैं। अभी आधी क्लास से पूछ लिया तुमने यहाँ क्लास क्यों लगाया, वो बोलेंगे मेरे फ्रेंड ने लगाया इसलिए। हाँ, तो ये दोनों की भी अच्छी दोस्ती है। इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल, अकेले नहीं जाते, हम साथ साथ है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑलवेज एक्कम्पनीड विथ विच स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। तो अभी तक हमने पॉइजन रेशो डिफाइन ही नहीं किया, अब तक तो स्टोरी बताया पूरा मैंने। स्टोरी ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको फोर्स लगा दिया तो दो डायरेक्शन में चेंज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ फोर्स। लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर कम होगा, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर को लैटरल स्ट्रेन बोल दिया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ साथ कौन आ रहा है, लैटरल स्ट्रेन। अब हम डिफाइन करेंगे पॉइजन रेशो विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit, lateral strain is directly proportional to किसको, longitudinal strain, किसको, longitudinal strain। Therefore, lateral strain is proportional to longitudinal strain. Therefore, मुझे अगर proportionality हटाना हो तो क्या लिखेंगे, constant. So therefore, lateral strain is equal to some constant into longitudinal strain. So therefore this some constant sigma is the ratio of, किसका ratio, lateral strain to that of longitudinal strain. So remember the ratio of lateral strain to that of longitudinal strain is defined as Poisson's ratio. क्या बोलते हैं इसको, तो लैटरल स्ट्रेन को मैं लिखूंगा डेल्टा डी बाई डी, वेयर डेल्टा डी इज चेंज इन डायमीटर और डी इज ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लिखूंगा डेल्टा एल बाई एल, वेयर डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ और कैपिटल एल इज ओरिजिनल लेंथ। अब सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो डायमीटर क्या हो रहा है, तो यहां पे लगेगा माइनस, एंड द अदर वे राउंड। अगर लेंथ कम हो रहा है तो कौन बढ़ेगा, तो फिर उस केस में नीचे लगेगा माइनस, बट इन एनी केस एक माइनस तो रहने वाला है, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगा तो डायामीटर कम होगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है तो लैटरल कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर लैटरल एक्सटेंशन है तो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन है। ये सारे वर्ड्स, ये सब कुछ नोट्स में तुमको दिया है, पक्का, गुड। अब हम आज का एक लास्ट टॉपिक और लेंगे ना, अभी पूरा 1 आवर हुआ है, स्टार्ट करके सिर्फ 1 आवर हुआ है। तो जल्दी जाना है तुमको, तो फिर 10 मिनट का एक टॉपिक है, शांति से कंप्लीट करो, नहीं तो उसी 10 मिनट के टॉपिक को मैं 20 मिनट खींचूंगा, रबर जैसा। वैसे भी हम इलास्टिक की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इलास्टिसिटी। और रिमेंबर, एक 10 मिनट के टॉपिक को 1 आवर का टॉपिक बनाना और 1 आवर के टॉपिक को 5 मिनट का बनाना, वो सब आता है। तो अभी वो तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के ऊपर है। इफ यू आर एक्टिव, पेइंग अटेंशन, नॉट स्पीकिंग, नॉट डिस्टर्बिंग मी, नॉट डिस्टर्बिंग यू, नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स, 10 मिनट। तो हमको अगला एक टॉपिक देखना है जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ नहीं है, जो है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, गुड। अब बिफोर वी गो अहेड टू स्ट्रेन एनर्जी, थोड़ा सा तुमको मैं ग्रेविटेशन याद दिलाता हूँ। ग्रेविटेशन में एक टॉपिक था जिसको हमने बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला था,
अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो हमारे पास एक ए पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से आर आई था, वहां पे एक ऑब्जेक्ट था विथ मास स्मॉल एम, उसको हमको न्यू डिस्टेंस पे ले जाना है पी पॉइंट पे एट डिस्टेंस ऑफ आर एफ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो हमने क्या किया, उसको ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या किया, वर्क डन, और वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो वो वर्क कहाँ स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और तभी तुमको बोला था मैंने कि ये टाइप का कॉन्सेप्ट तुम 11वीं 12वीं मिला के 7 बार सीखोगे। तो दिस इज सेकेंड टाइम। कॉन्सेप्ट सेम है, मेथड ऑफ डेरिवेशन भी सेम है। सिर्फ वहां पे ग्रेविटेशन में तुम एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे थे, यहाँ पे हम एक वायर लेंगे, वायर के नीचे लोड लगाएंगे, लोड मतलब फोर्स होता है, और वो फोर्स वायर को इलोंगेट करेगा। क्या करेगा, तो जो लोड ने वायर को इलोंगेशन में वर्क किया, वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो वो ही वर्क डन स्टोर हो गया वायर में ही। कहाँ पे, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो किस में स्टोर हुआ, वायर में। कब हुआ, ड्यूरिंग इट्स इलोंगेशन, राइट। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी या फिर इलास्टिक एनर्जी। देखो डेफिनेशन पहले ही लिखा है, क्या लिखा है देखो, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी gained by a wire during its elongation by a stretching force is known as strain energy. So the elastic potential energy, gained by a wire during its elongation by a stretching force is known as strain energy, या फिर इसी का नाम है इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो। गुड। अब टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव एक काम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अब ध्यान देना। इफ यू वांट टू मेक इट सिंपल फॉर यू तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कम से कम लिखने की कोशिश करूंगा। लेट अस से हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट पे हमने एक वायर लगा दिया, सस्पेंड कर दिया, तो वी सस्पेंड अ वायर, और इस वायर के नीचे लगा दिया एक लोड। इस वायर का जो ओरिजिनल लेंथ था उसको मैं मान लेता हूं कैपिटल एल। सबसे पहले थोड़ा सा नंबर्स में बात करेंगे, क्योंकि नंबर्स से ही तुमको अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर लोड की वैल्यू 10 kg है, कितनी है, 10 kg, 10 kg मतलब मास, तो व्हाट इज द फोर्स, 100 न्यूटन, क्योंकि mg होता है ना, वो g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो पहली गलत फहमी कि हमने जैसे लोड लगाया पूरा का पूरा लोड एक साथ एक्ट हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। तुमने अगर 10 kg का लोड लगाया, मतलब 100 न्यूटन का लोड लगाया, तो इनिशियली तो जीरो लोड था वायर के ऊपर, धीरे धीरे बढ़ता गया और फाइनली कितना हो गया, 100 न्यूटन। तो जो मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो रहा है वायर पे वो कुछ टाइम के बाद होता है। इट मे बी अ वेरी स्मॉल टाइम, हो सकता है 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट मोर और लेस, लेकिन ये याद रखना कि जो तुमने लोड लगाया है वो पूरा का पूरा लोड एक साथ कभी नहीं लगता, वो धीरे धीरे लगता है। तो इसका मतलब वायर का एलोंगेशन भी धीरे धीरे हो रहा है। और फाइनली जब पूरा लोड एक्ट हो गया, वायर पे पूरा का पूरा फोर्स एक्ट हो गया, उस केस में जो एलोंगेशन हुआ वायर का उसको मैं बोल देता हूं स्मॉल एल। तो स्मॉल एल हियर, डेल्टा एल बोल दो, स्मॉल एल बोल दो, यहाँ पे मैं स्मॉल एल बोल रहा हूं, तो स्मॉल एल हियर स्टैंड्स फॉर द फाइनल एलोंगेशन। फाइनल, तुमने वायर के ऊपर लोड लगा के छोड़ दिया और कुछ टाइम के बाद तुम आए और तब तुमने मेजर किया तो तुमको मिल गया कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। तो स्मॉल एल इज फाइनल एलोंगेशन। ये फाइनल एलोंगेशन तब हुआ जब पूरा का पूरा लोड कैपिटल एफ एक्ट हो गया है। पक्का? तो रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब लेट कैपिटल एफ बी द टोटल फोर्स, या तो फाइनल फोर्स बोल सकते हो, बेटर ऑफ फाइनल फोर्स acting
final force acting on the wire. On the wire. Capital L is the original length. Small l is the final elongation. Final extension, final elongation, whatever you want to say. And let us say y is the Young's modulus of wire. y क्या है? Young's modulus. अब बोलोगे Young's modulus क्यों लिया? यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि शेप चेंज हो रहा है? हाँ, तो लेंथ के साथ एसोसिएटेड कौन सा मॉड्यूलस था? यंग्स. तो यंग्स मॉड्यूलस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? हाँ, mg नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, f बोलोगे तो भी चलेगा. FL अपॉन a डेल्टा एल. लेकिन डेल्टा एल को क्या बोला है? स्मॉल एल बोला ना ऐसा. और मैं जानबूझ के नोटेशन मिक्स करता हूँ. आई कुड हैव सेड डेल्टा एल, लेकिन फिर तुम कहीं और पढ़ लोगे, वहां पे स्मॉल एल बोला होगा, फिर दिमाग की बत्ती जलती नहीं. ये डेल्टा एल ही है. तो थोड़ा सा सिंबल को मैं जानबूझ के मिक्स करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन जब आते हैं ना, ये इंटेंशनली ऐसा किया जाता है. दे विल मिक्स अप द सिंबल सो दैट यू गेट कंफ्यूज. तो वी विल नॉट गेट कंफ्यूज. रिमेंबर, एक काम करते हैं, जो एफ है, एफ कैपिटल एफ, वो क्या बन गया? वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1. ये है फाइनल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फाइनल एक्सटेंशन. इन टर्म्स ऑफ फाइनल एक्सटेंशन. लेकिन जैसे मैंने बोला कि एकदम से जीरो एक्सटेंशन से एल तक नहीं आया. देयर आर इंटरमीडिएट स्टेजेस. मे बी देयर वाज अ स्टेज जब 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 और ये मैं थोड़ा वापस से नंबर से समझाता हूँ. नंबर से समझेगा तो बेटर समझेगा. ये लोड था 10 kg का, तो 10 kg मतलब 10 इंटू जी, तो 100 न्यूटन का फोर्स. तो 0 से 100 न्यूटन होते होते एक्सटेंशन 0 से कितना हो गया? L. लेकिन जो बीच के स्टेप्स है ड्यूरिंग एन इंटरमीडिएट स्टेज में भी वायर पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. क्योंकि देखो फोर्स तो 0 से बढ़ते 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 क्या होने वाला है? 100. तो बीच में तो बहुत सारे स्टेजेस है. तो इमेजिन एक कोई इंटरमीडिएट स्टेज है जब स्मॉल एफ फोर्स एक्ट हो रहा है. कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? स्मॉल एफ. मतलब ये कंप्लीट फोर्स तो नहीं है, उससे कम है. तब एक्सटेंशन कितना था? x. कितना था? x. राइट. अब ये फोर्स क्या करेगा? ये वायर को और भी क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा. क्या करेगा? स्ट्रेच. मतलब ये जो फोर्स है ये वायर पे वर्क करेगा. क्या करेगा? वर्क. और क्यों करेगा? टू इंक्रीज इट्स लेंथ फर्दर बाय अ स्मॉल अमाउंट. तो पहले से लेंथ कितना होके रखा है यहाँ पे? L प्लस एक्स. कितना होके रखा है? L प्लस एक्स. हाँ कि ना? यस और नो? और ये जो फोर्स है F, ये वायर के लेंथ को और कितना बढ़ा रहा है? अब dx. कितना बढ़ा रहा है? dx. याद करो ग्रेविटेशन में भी हम लोगों ने A से B लेते जाते वक्त ये जो A टू B डिस्प्लेसमेंट था, इसको स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट में इमेजिन किया था. और हमने पहले बोला कि लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw. फिर हमने क्या किया था टोटल निकालने के लिए? इंटीग्रेट. क्या किया था? इंटीग्रेट. तो यहां भी वही है, 7 बार तुमको सेम मेथड अप्लाई करना है. 7 बार. इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का एक वंस एंड फॉर ऑल एक बार ही समझ के खत्म कर लो कि हमको जहां जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आए. किसका कॉन्सेप्ट आए? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आए तो हर जगह पे सेम मेथड है. पहले तुम बोलते हो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ वो देखो, उसके बाद क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो. तो एक काम करेंगे, लेट एफ स्मॉल एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर during an intermediate stage, in between. बराबर. और जब ये स्मॉल एफ फोर्स एक्ट हो रहा था तब इलॉन्गेशन की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल एक्स. लेट स्मॉल एक्स बी द इलॉन्गेशन एट दैट स्टेज. अब हमको वर्क डन निकालना है टू इलॉन्गेट द वायर फर्दर बाय हाउ मच? dx. कितना?
dx, कितना dx। किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सबका ध्यान यहाँ चाहिए। पहले जीरो एलोंगेशन था, लोड जीरो था, थोड़ा टाइम के बाद फुल लोड एक्ट हो गया, एलोंगेशन हो गया स्मॉल एल। हम बीच के स्टेप्स की बात कर रहे हैं, जब फुल लोड एक्ट हुआ नहीं है, सम स्मॉल एफ लोड इज एक्टिंग, उस स्टेज पे कितना एलोंगेशन है, x। तो देयरफॉर वर्क डन बाय द लोड, मतलब बाय द फोर्स, तो वर्क डन बाय f, स्मॉल f इन इंक्रीजिंग द एलोंगेशन या फिर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ फर्दर बाय dx, फर्दर बाय dx is dw, वर्क डन भी स्मॉल होगा ना, f dx। अभी प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल f तो तुमको पता नहीं, तो पहले अभी स्मॉल f चाहिए। क्या चाहिए, स्मॉल f। क्या चाहिए, स्मॉल f। तो हम लोग स्मॉल f की वैल्यू लिख लेते हैं। कैपिटल f का फॉर्मूला बनाया क्या हमने, हाँ इक्वेशन 1 था ना, तो वो कैपिटल f क्या था याद है क्या, वाई ए स्मॉल एल अपॉन, अब देखो y तो कांस्टेंट है, वो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तुमने वायर चेंज किया नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, सेम है, और इनिशियल लेंथ भी क्या है, सेम है। सिर्फ फाइनल एलोंगेशन क्या था, स्मॉल एल, और फाइनल फोर्स क्या था, कैपिटल एफ। यहाँ पे फोर्स कितना है, स्मॉल एफ, और एलोंगेशन इस स्टेज पे कितना है, एक्स। तो इक्वेशन नंबर 2 पक्का, गुड 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 गुड, राइट, बराबर ना। तो देयरफॉर dw equals to f dx. What is f? Small f. Y a x by l dx. This is the work done in increasing the length by a small amount dx. है ना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये होता है कि हम सब पढ़ के आए थे लेकिन एग्जाम में लिखते नहीं आया, होता है ऐसा। उसका प्राइमरी रीजन है कि तुम एग्जैक्टली जैसा बुक्स में लिखा है वैसा का वैसा याद रखने की कोशिश करते हो, तो वैसा नहीं करना। तो तुमको समझा है उसको लिखो और उसको समझाते जाओ, तो अपने आप स्ट्रेस कम होगा, वो फोर्स अपॉन एरिया वाला स्ट्रेस नहीं, आपल्या डोक्यावरती ताप तो स्ट्रेस। तो डो नॉट वरी, फिजिक्स, खासकर फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे तुम एक टॉपिक पढ़ने के बाद अपने जगह से उठो, चाय कॉफी पियो, गाने वाने सुनो और सोचते रहो, अपने आप याद रहता है। तो हम अभी कहाँ तक पहुँच गए, dw, what is dw? Small amount of work in increasing the length by small। हमको टोटल वर्क डन चाहिए था ना, जीरो इंक्रीमेंट से फाइनल इंक्रीमेंट तक, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन in increasing the length from 0 to small l is total work done इंटीग्रेशन dw, कहां से कहां तक, 0 से l तक। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, पहले dx इंक्रीज करने में dw वर्क हुआ, फिर dw हुआ, फिर dw हुआ, तो टोटल 0 इंक्रीमेंट से l इंक्रीमेंट तक कितना वर्क हुआ, इंटीग्रेशन 0 to l। व्हाट वाज dw, y a x dx अपॉन l, y a l कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो y a और l कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 to l x dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अरे रे 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 रे, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, भूल गए। देयरफॉर w इक्वल्स टू 2 को बाहर निकाल लिया, y a l अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w इक्वल्स टू हाफ y a l, ये क्या है, ये क्या है, l स्क्वायर, इसको ऐसा लिखो क्या, हाँ चलता है, चलता है। You know what is y a small l by capital L? Final force, तो it is F, और ये पता है कौन है, फाइनल इंक्रीज इन लेंथ। तो इस फोर्स को बोलते हैं लोड, उसको बोलते हो एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं, देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, लोड इनटू एक्सटेंशन। और ये जो वर्क है विच इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहां स्टोर हो गया, वायर में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको तुम बोल रहे हो स्ट्रेन एनर्जी।
So this work is stored in the wire in the form of potential energy, in the form of potential energy. हाँ कि ना? हाँ, पक्का। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी चैप्टर में कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। किससे? तो ACW को अभी से क्या नाम है? क्या नाम है? कैपिटल यू। तो व्हाट इज कैपिटल यू? F इंटू एल, हाफ लोड इंटू एक्सटेंशन। अब लास्ट के 2 स्टेप, बस डन। फिर आखिर 2 स्टेप्स है, नॉट मच। चलो यहाँ ध्यान दो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर हुआ? पूरे वायर में, पूरे वायर में। तो वायर का एक वॉल्यूम है, तो फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इसमें स्टोर हो गया। मान लेते हैं कि इस बॉटल का एक वॉल्यूम है और मुझे फाइंड करना है कि यूनिट वॉल्यूम में पर मीटर क्यूब में कितना स्टोर हुआ। तो क्या करेंगे? पूरे एनर्जी को पूरे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। इसको बोलते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हो? तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज। अभी देखो अगेन नोटेशन, हमने कुछ नोटेशन फिक्स करके रखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैपिटल यू, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम वो हमेशा स्मॉल यू, हमेशा क्या? स्मॉल यू, बराबर। तो स्मॉल यू इक्वल्स टू कैपिटल यू क्या था? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, था कि नहीं? ठीक है, वायर सिलेंडर जैसा है कि नहीं? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू, तो एरिया ऑफ वायर कितना है? ए, और लेंथ कितना है? एल। व्हाट इज एफ बाय ए? स्ट्रेस। व्हाट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ? स्ट्रेन। तो ये क्या आ गया? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। पक्का पक्का? गुड 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 गुड। मैंने तुमको थोड़ा टाइम पहले ही बोला है, अगर मुझे दिखा कि कोई जाने की ज़्यादा घाई कर रहा है तो आई विल एक्सटेंड। रबर के साथ खींचूंगा मैं इसको। देखो आई एम बीइंग वेरी कंसिडरेट। 3:30 का टाइम तो मैंने पहले से बोल के रखा था, लेकिन मुझे भी समझता है कि 10 बजे से तुम आते हो, थक जाते हो, और सब मेरे को सोचना पड़ता है। फिर एक तो सिलेबस भी फिजिक्स का ज़्यादा है, फिर संडे को मुझे भी छुट्टी नहीं मिलती। आई रियली डोंट वांट टू कॉल यू ऑन संडे, लेकिन ये तुमने बैग उठा के 3 मिनट खुद के बढ़ा दिए। फालतू का मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ तुमको, अब क्या ज़रूरत थी? खत्म हो जाता अब तक। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, बराबर। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो क्या हम स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन वाई लिख सकते हैं क्या? यस। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? यस। तो यू क्या बन जाएगा? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेन क्या है? हाँ, तो ये हो गया स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, राइट। तो इक्वेशन नंबर 3। अल्सो वैसे ही स्ट्रेस को तुम y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हो क्या? हाँ, तो वही फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेस? y इंटू स्ट्रेन, तो y यहां लिख दिया, और स्ट्रेन का क्या हो गया? स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1, 3 और 4 तीनों एक ही इक्वेशन है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या है वो? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, या फिर y बाय 2 इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। पक्का? गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।